स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्मृतियां कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, जिसकी हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 1 में जो है स्मृतियां डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो पहले भी जैसे आपने नाम सुना होगा मनु स्मृति, पारसर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतियां, तो इनसे क्वेश्चन लगातार आते गए हैं। लेकिन अभी सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है तो अब ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो गया, तो निश्चित तौर पर इससे प्रश्न बनने की संभावना है। और मैं जो थ्योरी यहाँ कंडक्ट कर रहा हूँ वो आप अगर उसको पढ़ लेते हैं, 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेते हैं और इसमें इस एमसीक्यू भी रख रखे हैं मैंने, उनको लगा लेते हैं, तो आप इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। जो कुछ आएगा वो इससे आएगा, इससे बन जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रीवियस ईयर के कई स्टेट सर्विस के क्वेश्चन भी मैंने पुट किए हुए हैं और आप देखें जो थ्योरी मैं आपको कंडक्ट कर रहा हूं उस थ्योरी के आधार पर ही लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्मृतियां। क्या है इसमें महत्वपूर्ण, इसको देखते हैं। स्मृति क्या होती है? पहले तो देखिए, वैदिक साहित्य जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं श्रुति साहित्य और दूसरा होता है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य मतलब सुना हुआ, किसी ने डेवलप नहीं किया, सुना है। तो ईश्वर ने सुनाया किसी ऋषि को, ऋषि ने अपने शिष्यों को सुनाया, शिष्य जब बड़े हुए, जब खुद ऋषि बने तो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। तो ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वो जो ज्ञान है वो आगे आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होता गया। इसको कहते हैं हम श्रुति साहित्य। हमें क्या पढ़ना? स्मृतियां। तो स्मृति साहित्य क्या होता है? स्मृति साहित्य मतलब, स्मृति का मतलब तो होता है याद करना, तो कि हमने याद किया, मेमोराइज किया। वो मेमोराइज करना, वो रटने वाला याद करना नहीं, दिमाग से मतलब कि याद किया या रचना की, किसी चीज की रचना की, तो उसको हम स्मृति के माध्यम से समझते हैं, स्मृति साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं कहूं कि मनु स्मृति, तो मनु स्मृति जो है, मनु नाम के व्यक्ति ने की लिखित रचना है, उनने इस रचना का आविष्कार किया है, तो उसको हमने स्मृति साहित्य के अंतर्गत रखा। तो आप समझ गए ना अंतर? स्मृति साहित्य मतलब एक तरीके की डेवलप की गई रचना, और जबकि श्रुति साहित्य जो है वो सुनी हुई रचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वेदों को श्रुति कहा जाता है जिसका अर्थ है श्रवण से प्राप्त ज्ञान, जबकि स्मृति का अर्थ है याद की हुई या याद की गई चीजें। ठीक है, याद की हुई या याद की गई चीजें, है ना। स्मृतियों का, इन स्मृतियों में जो है वो वेदों का अनुपालन करने वाले धर्मशास्त्र के रूप में देखा जाता है। स्मृतियों को वेदों का अनुपालन करने वाले धर्मशास्त्र के रूप में देखा गया है। तो स्मृतियां जो है वो एक प्रकार के धर्मशास्त्र हैं। क्या है? धर्मशास्त्र हैं जो हमें वेदों का अनुपालन करते हुए दिखते हैं। वेदों में जो कही बातें हैं उनका अनुसरण करते हुए हमें कौन दिखती है? स्मृतियां दिखती हैं, जिसमें समाज में नैतिक और धार्मिक नियमों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। इन स्मृतियों में समाज के नैतिक और धार्मिक नियमों को भी बताया गया है। इसके साथ सामाजिक कर्तव्यों, न्याय व्यवस्था, विवाह, उत्तराधिकार, दंड व्यवस्था, धर्म, आचार विचार के नियम भी दिए गए हैं। तो कुल मिला के हम कहें कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है स्मृतियां, जिसमें समाज के लगभग सारे अंगों पर बात की गई है। देखिए, सामाजिक कर्तव्य, समाज में व्यक्तियों के कर्तव्य क्या होंगे, राजा के कर्तव्य क्या होंगे, है ना। न्याय व्यवस्था कैसी होगी, दंड व्यवस्था कैसी होगी, विभाग कैसे होंगे, कौन किससे विवाह कर सकता है, विवाह के नियम, उत्तराधिकार संपत्ति किसको मिलेगी, दंड व्यवस्था, किसको कितना दंड मिलेगा, किस अपराध के लिए कितना दंड मिलेगा, धर्म, धर्म के बारे में, आचार विचार के नियम, इन सब विषयों में चर्चा की गई है। तो एक समाज को संचालित करने के लिए एक बहुत बृहद डॉक्यूमेंट है स्मृतियां, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है इसमें, सबसे प्रसिद्ध प्रभावशाली स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। तो पहले हम देखते हैं मनुस्मृति। तो स्मृतियों में सबसे विशेष स्मृति है मनुस्मृति, सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्मृति है। इसमें क्या लिखा है? इसमें सामाजिक और धार्मिक नियम, जाति व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्तव्य, न्याय के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। न्याय के सिद्धांत, सामाजिक और धार्मिक नियम, जाति व्यवस्था, कर्तव्य, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। इसे प्राचीन भारतीय विधि व्यवस्था का आधार माना गया है। तो ये अंतर कीजिएगा, मनुस्मृति न्याय व्यवस्था का आधार नहीं है, मनुस्मृति जो है विधि व्यवस्था का आधार है। ठीक है, न्याय व्यवस्था का आधार आपको नारद स्मृति देखने को मिलती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मनुस्मृति में जो है राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है कि राजा के क्या कर्तव्य होंगे, ब्राह्मण के क्या होंगे, वैश्यों के क्या होंगे, शूद्रों के क्या होंगे, क्षत्रियों के क्या होंगे, सभी के कर्तव्यों को मनुस्मृति में बताया गया है। इसमें विवाह, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार मतलब कि पिता के बाद संपत्ति किसको मिलेगी, परिवार व्यवस्था, धार्मिक कर्तव्यों के नियम भी दिए गए हैं। तो एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है जो समाज को संचालित करने के लिए एक लॉ की तरह काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र और व्यवहार पर केंद्रित है।
इसमें राजा और न्यायपालिका के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो न्यायपालिका के कर्तव्य कहां लिखे गए हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। भारतीय न्याय शास्त्र का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो भारतीय न्याय शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है याज्ञवल्क्य स्मृति। न्याय शास्त्र का इसे मनुस्मृति के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। न्याय शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन? याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके बाद आती है नारद स्मृति। तो नारद जो स्मृति है वो न्यायिक मामलों पर केंद्रित है। नारद स्मृति जो है वो न्यायिक मामलों पर केंद्रित है। नारद और न्यायिक मामलों पर केंद्रित है। लेकिन याद रखिएगा, न्याय शास्त्र से संबंधित कौन सी है? याज्ञवल्क्य। लेकिन न्यायिक मामलों से संबंधित कौन सी है? नारद स्मृति। इसमें कानूनी प्रक्रियाएं, अपराध, दंड, संपत्ति विवादों का वर्णन है। दंड, अपराध और संपत्ति विवादों का वर्णन कहां मिलता है? नारद स्मृति में। ठीक है। यह न्यायाधीश और कानूनी अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों पर भी बल देती है। तो ये न्यायाधीश और कानूनी अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य, न्यायाधीश के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, न्यायपालिका में जो अधिकारी होते हैं उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, इन सब बातों पर चर्चा हमें नारद स्मृति करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसको याद रखें। अगला है पाराशर स्मृति। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें कि ये जो है कलयुग के लिए विशिष्ट मानी जाती है। तो पाराशर स्मृति का जो है संबंध है वो कलयुग से माना जाता है। इसमें धर्म, आचार और सामाजिक व्यवस्था के नियम दिखाई दे गए हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी पाराशर स्मृति में। इसमें विशेष रूप से दान, पवित्रता और धार्मिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। तो दान, पवित्रता और धार्मिक क्रियाओं पर बल कहां दिया गया है? पाराशर स्मृति में। दान और पवित्रता, धार्मिक क्रियाएं, इन पर बल दिया गया है। विष्णु स्मृति की बात करें तो विष्णु स्मृति में जो है वो धार्मिक कर्तव्यों, कर्मकांडों और सामाजिक आचरणों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, धार्मिक कर्तव्यों, कर्मकांडों और सामाजिक आचारों का वर्णन देखने को मिलता है। यह सामाजिक न्याय, दंड और आचार व्यवहार पर केंद्रित है। तो जहां सोशल जस्टिस की बात हमें दिखाई देती है वो कौन सी है? विष्णु स्मृति। सामाजिक न्याय, दंड और आचार व्यवहार पर केंद्रित है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखें। इसमें धर्म, कर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया है। यहां पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया है किसमें? विष्णु स्मृति में। इसको याद रखेंगे आप। अगला है कात्यायन स्मृति। ये स्मृति में न्याय व्यवस्था और कानूनी मामलों पर आधारित है। तो न्याय व्यवस्था पर हमें जो है एक और स्मृति दिखाई देती है जिसकी हमने पहले चर्चा की, नारद स्मृति। उसके साथ कात्यायन स्मृति भी हमें दिखाई देती है न्यायिक मामलों से संबंधित। यह न्यायालयों के कर्तव्यों, दंड और विवादों के समाधान पर का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ जो है हमें नारद स्मृति जैसी दिखाई देती है, कात्यायन। स्मृतियों के महत्व को देखें तो स्मृतियों के महत्व को जब हम देखते हैं, ये हमने देख ली इंपॉर्टेंट स्मृतियां, अब इनके महत्व को देखते हैं। तो धर्मशास्त्र स्मृतियां हिंदू धर्म में धर्म और आचरण के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। इनमें सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री पुरुष के कर्तव्य, जीवन के विभिन्न आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये स्मृतियां हैं जो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र है उनकी तरह हमें काम करती हुई दिखाई देती है। दूसरा इनका महत्व है ये न्याय और विधि के तरह का भी काम करती है। तो भारतीय न्याय शास्त्र के प्रारंभिक रूप में स्मृतियों में ही पाए गए। भारतीय न्याय शास्त्र के जो प्रारंभिक रूप है वो हमें स्मृतियों में ही देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें सामाजिक न्याय, अपराध, दंड, न्यायालयों की प्रक्रिया और राजा के कर्तव्यों को विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है, जैसा हमने अभी पहले देखा था। ठीक है, स्मृतियों में देखा है हमने। सामाजिक नियम की बात करें तो स्मृतियां सामाजिक संबंधों को स्थिर बनाने के लिए नियम प्रस्तुत करती हैं कि समाज में व्यक्तियों के संबंध व्यक्तियों से कैसे रहे, मधुर संबंध रहे। तो इसके लिए स्मृतियां हमें बताती हैं। यह विवाह, परिवार, उत्तराधिकार और संपत्ति के संबंध में भी नियमों का उल्लेख किया गया है। तो स्मृतियां जो है हमें सामाजिक नियम बनाकर दे रही हैं, है ना। इसलिए समाज जो है बेहतर तरीके से संचालित हो पा रहा था, क्योंकि स्मृतियां जो है समाज को रेगुलेट कर रही थी। उस समाज में लॉ या कानून का काम कौन कर रही थी? स्मृतियां कर रही थी। धार्मिक अनुष्ठान, तो स्मृतियां जो है धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों की विस्तृत व्याख्या करती हैं और यहाँ धर्म के दक्ष लक्षण भी बताए गए हैं। और ये जो धर्म के दक्ष लक्षण हैं इनको जो है मनुस्मृति में लिखा गया, जैसे धैर्य, क्षमा, संयम, ये धर्म के दक्ष लक्षणों में से कुछ लक्षण यहाँ मेंशन है ना। जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं धर्म के दक्ष लक्षण, वो हमें मनुस्मृति में देखने को मिलते हैं। ठीक, स्मृतियों का प्रभाव, तो आप स्मृतियों के प्रभाव की चर्चा करें तो सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से देखें हम तो स्मृतियों का प्रभाव भारतीय समाज पर व्यापक रूप से पड़ा है, विशेष रूप से जाति व्यवस्था पर और धार्मिक अनुष्ठानों में। समाज में जातियों के अधिकार, कर्तव्य और धर्म के पालन के संबंध में स्मृतियों के नियमों का प्रभाव काफी समय तक बना रहा है, जो कि अभी भी बना है कई बार। तो स्मृतियां जो है उन्होंने समाज पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। ठीक,
न्यायिक और कानूनी आधार पर देखें तो भारतीय न्याय व्यवस्था में स्मृतियों का उल्लेख और प्रयोग कई प्राचीन मध्यकालीन कानूनी दस्तावेजों में मिलता है। तो आप जब प्राचीन काल के और मध्यकाल के कानूनी दस्तावेज देखेंगे तो उसमें जो है प्राचीन स्मृतियां जो है वैदिक समय की वो हमें दिखाई देती हैं, है ना, वो हमें दिखाई देती हैं, जो भारतीय न्याय शास्त्र में स्मृतियों की प्रमुख भूमिका रही, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो भारतीय जो न्याय शास्त्र है उसमें जो है स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है स्मृतियों ने, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, इसकी विवाद भी होती है, स्मृतियों का विवाद और आलोचना भी होती है। क्यों होती है? तो समय के साथ कई स्मृतियां विशेषकर मनुस्मृति पर जातिवाद, लैंगिक असमानता के लिए आलोचना की गई है। इसमें वर्ण और जाति व्यवस्था को धार्मिक और सामाजिक रूप से संगठित किया है इसने, जिससे बाद के युगों में सामाजिक असमानता और भेदभाव का आधार तैयार किया है। तो मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक भेदभाव को जन्म दिया है ना, इसलिए इसको कहीं कहीं क्रिटिसाइज भी किया गया है। ठीक है, तो ये है मुख्य तौर पर स्मृतियों की जो हमने चर्चा की, इसके प्रभावों को भी देख लिया, है ना, इससे संबंधित विवाद को भी देख लिया। प्रीलिम्स के लिए ये प्रभाव और ये आलोचना वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, उधर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां हम पीछे हमने इसके महत्व से भी नहीं आएंगे, ये स्मृतियों से ज्यादा आते हैं कि कौन सी स्मृति में क्या लिखा गया है ना, इनको सबको हमने एक एक करके देख लिया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, इसके एमसीक्यू को देखते हैं और जल्दी से इसके एमसीक्यू को खत्म करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, स्मृतियों को हिंदू धर्म में किस प्रकार के ग्रंथ के रूप में देखा जाता है? स्मृतियां किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो एक होते हैं श्रुति ग्रंथ और एक होते हैं स्मृति ग्रंथ। तो स्मृतियां जो है स्मृति ग्रंथ है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहां रखा हुआ है। स्मृतियों को हिंदू धर्म में किस प्रकार के ग्रंथों के रूप में देखा जाता है? फिर से क्वेश्चन है, ये फिर से सेम क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट चेंज हुए थे। तो इसमें सामाजिक और धार्मिक नियमों के रूप में स्मृतियां जानी जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए जानी जाती है, विज्ञान और गणित के लिए जानी जाती है, या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। तो ये तीनों ही बातें जो है वो गलत है। स्मृतियां जो हैं वो सामाजिक और धार्मिक नियम के रूप में जानी जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति भारतीय न्याय शास्त्र का आधार मानी जाती है? तो मैंने आपसे कहा था न्याय शास्त्र का जो आधार है, न्याय शास्त्र का आधार वो याज्ञवल्क्य स्मृति है, जबकि जो नारद स्मृति है वो न्याय प्रक्रिया की बात करते हुए वो भी दिखाई देती है, लेकिन न्याय शास्त्र का जो आधार है वो हमें याज्ञवल्क्य स्मृति दिखाई देती है। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति। नारद स्मृति का मुख्य फोकस क्या है? तो नारद स्मृति में हमने अभी बताया आपको कि यहां न्याय व्यवस्था की बात तो दिखती है, पर यह न्याय शास्त्र से संबंधित नहीं है ना। तो नारद स्मृति जो है वो न्याय व्यवस्था से संबंधित है, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो न्याय शास्त्र से संबंधित है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आप याद रखेंगे इंडिविजुअली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आसपास रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहां मैं एक बार फिर से बता दूं, यहां न्याय शास्त्र से संबंधित कौन है? याज्ञवल्क्य, और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कौन है? नारद स्मृति। ठीक, पाराशर स्मृति किस युग के लिए विशिष्ट मानी जाती है? तो मैंने आपको बताया था जो पाराशर स्मृति है वो कलयुग के लिए विशिष्ट मानी जाती है, जहां दान और पवित्रता की प्रमुख रूप से बात की गई है। विष्णु स्मृति का मुख्य विषय क्या है? तो विष्णु जो स्मृति है उसका मुख्य विषय क्या है, इसको देखना है। तो विष्णु स्मृति का मुख्य विषय विज्ञान और ज्योतिष नहीं है, राजनीति और युद्ध भी नहीं है, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य भी नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय, दंड और सामाजिक न्याय। तो विष्णु स्मृति को हमेशा आप याद रखेंगे सोशल जस्टिस के रूप में। विष्णु स्मृति जो है हमें सामाजिक न्याय देते हुए प्रतीत होती है, तो इसको आप हमेशा सोशल जस्टिस को विष्णु स्मृति से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में किसका वर्णन मिलता है? तो मनुस्मृति में जो आप देखें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का वर्णन नहीं मिलता है, व्यापार वाणिज्य का नहीं मिलता, युद्ध और विजय का नहीं मिलता, सामाजिक और धार्मिक नियम दिखाई देते हैं हमें मनुस्मृति में। आसान क्वेश्चन है। अगला है, स्मृतियों में किन संबंधों के लिए नियम बनाए गए हैं? तो स्मृतियों में आप देखें तो समाज के संबंधों के लिए नियम बनाए गए हैं, सामाजिक संबंधों के लिए नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ ऋषि शिष्य के लिए संबंध नहीं बनाए, युद्ध और विजय के लिए नहीं बनाए, राजा और प्रजा के लिए नहीं बनाए, या परिवार और विवाह के लिए जो है संबंध बनाए गए हैं। ठीक है, परिवार विवाह के लिए जो है नियम बनाए गए हैं, सॉरी संबंध नहीं, नियम बनाए गए हैं। ठीक, स्मृतियों में विवाह और परिवार व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? तो स्मृति में जो है विवाह और परिवार का वर्णन कैसे किया गया? विवाह और परिवार को क्या कहा गया स्मृतियों में? तो क्या विवाह केवल धार्मिक क्रिया है? नहीं, विवाह सामाजिक और धार्मिक दोनों कर्तव्य है। विवाह का कोई धार्मिक महत्व नहीं, ये भी नहीं। विवाह केवल आर्थिक कारणों से होता है, ये भी नहीं। तो विवाह सामाजिक और धार्मिक दोनों कर्तव्य है। स्मृतियों के अनुसार जो विवाह को है सामाजिक कर्तव्य के साथ साथ धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी माना गया है। तो आंसर होगा इसका बी। भारतीय न्याय शास्त्र का प्रारंभिक रूप किसमें पाया जाता है?
तो भारतीय न्याय शास्त्र का जो प्रारंभिक रूप है वो हमें कहां मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलता है। तो कहां मिलता है? स्मृतियों में। और स्मृति में भी कौन सी? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, न्याय शास्त्र का प्रारंभिक रूप। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। न्यायिक मामलों के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्मृति विशेष रूप से जानी जाती है? तो न्यायिक मामलों के लिए मैंने आपको बताया था, न्यायिक मामले मतलब नारद स्मृति। तो न्यायिक मामलों से संबंधित कौन सी है? नारद स्मृति। इसको याद रखें, न्यायिक मामलों से संबंधित है हमारी नारद स्मृति। ठीक है, और याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है वो न्याय शास्त्र से संबंधित है। किससे? न्याय शास्त्र से संबंधित है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। 12वां देखिए, धर्म के दक्ष लक्षण किस स्मृति में दिए गए हैं? मैंने आपको बताया था धर्म के दक्ष लक्षण जो दिए गए हैं, दक्ष लक्षण धर्म के, वो हमें मनुस्मृति में देखने को मिलते हैं। कहां? मनुस्मृति में देखने को मिलते हैं। आसान क्वेश्चन है। स्मृतियों के धर्म का पालन किस आधार पर किया जाता है? स्मृतियों में धर्म का पालन, तो स्मृतियों में धर्म का पालन कैसे किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो स्मृतियों में कुछ यज्ञों की चर्चाएं भी देखने को मिलती हैं, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों द्वारा भी स्मृतियों का पालन किया जाता है, और ज्ञान और ध्यान द्वारा भी किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और उपरोक्त तो सभी है। तो यहां देखें आप मुख्य तौर पे तो स्मृतियां जो है वो यज्ञों की बात करते हुए दिखाई देती है, सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों की और ज्ञान ध्यान की। तो इसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से डी, कि स्मृतियों में सभी के धर्म पालन की बात की गई है जो दिए गए हैं। स्मृतियों का भारतीय समाज पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा? तो आप देखें, स्मृतियों ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की स्थापना की क्या? बिल्कुल ठीक बात है। न्याय व्यवस्था का विकास किया? बिल्कुल ठीक बात है। धार्मिक अनुष्ठानों के प्रचलन को बढ़ाया? बिल्कुल ठीक बात है। तो तीनों ही बात स्मृतियों के संबंध में बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अच्छा, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहां लेकर आया हूं वो मोस्टली किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए कि जो हमने पढ़ा है वो काफी है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वहीं से आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन हम डील कर पा रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में नॉलेज लिया है उसके बेस पे। निम्नलिखित आश्रमों को उनके उद्देश्य से मिलाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या था? अध्ययन और शिक्षा था। गृहस्थ का क्या था? गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य था पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। वानप्रस्थ का क्या था? समाज और धर्म का त्याग करना। और सन्यास का क्या था? वैराग्य और तपस्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये उद्देश्य हो जाता है। पर मुझे ये समाज और धर्म का त्याग करना, ये वानप्रस्थ का उद्देश्य, ये क्वेश्चन किसी स्टेट पीएससी में आया था, शायद इस पर डिस्प्यूट हुआ होगा 100%, क्योंकि वानप्रस्थ का उद्देश्य ये नहीं है। बट ऐसे आंसर के लिए ये मान सकते हैं अभी आप, है ना, ऐसे ही ये मैच होगा। मनुस्मृति को किस कारण से आलोचना का सामना करना पड़ा? तो मनुस्मृति में जो है जातिवाद और लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। आर्थिक नियमों में जटिलता है? नहीं। युद्ध और विजय के सिद्धांत है? नहीं। सामाजिक विज्ञान में प्रगति की कमी? नहीं। जातिवाद और लैंगिक असमानता देखने को मिलती है हमें मनुस्मृति में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में एक बार आप देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन यहां जो 3 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ठीक लिखे हैं, पर ये चौथा ऑप्शन है ना, समाज और धर्म का त्याग, तो वानप्रस्थ में समाज का त्याग व्यक्ति करता जरूर है लेकिन धर्म का त्याग नहीं करता है। हाँ, धर्म का त्याग हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि शायद ये ऑप्शन डिस्प्यूटेड हुआ होगा। निम्नलिखित में से किस स्मृति ने वर्ण और जाति व्यवस्था को धार्मिक और सामाजिक रूप से संगठित किया? निम्नलिखित में से किस स्मृति ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को सामाजिक रूप से संगठित किया है? तो वर्ण और जाति व्यवस्था को संगठित किसने किया है? मनुस्मृति जो है हमें इस रूप में दिखाई देती है। धार्मिक कर्तव्यों को अनुष्ठानों का वर्णन किस स्मृति में प्रमुखता से किया गया? धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों का, तो धार्मिक कर्तव्य और अनुष्ठान जो है वो हमें विष्णु, कात्यायन, नारद और याज्ञवल्क्य, विष्णु। धार्मिक कर्तव्य और अनुष्ठानों का वर्णन किस स्मृति में प्रमुखता से किया गया है? देखिए, धार्मिक कर्तव्य और अनुष्ठानों की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो हमें सभी में जो है धार्मिक कर्तव्य और अनुष्ठान देखने को मिलते हैं कुछ ना कुछ मात्रा में, लेकिन ये कह रहा है कि कहां विस्तार से वर्णन किया गया है। तो याज्ञवल्क्य में तो हमें इन सब चीजों का वर्णन देखने को नहीं मिलता है, हमें नारद में भी नहीं देखने को मिलता है। इसका आंसर होगा कात्यायन स्मृति में जो है धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार में वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा इसका बी। किस स्मृति में पवित्रता और दान पर विशेष बल दिया गया है? तो पवित्रता और दान की जो बात है वो कहां की गई है?
मैंने आपको बताया था पवित्रता और दान की बात कहाँ की गई है, तो जो पाराशर स्मृति है उसमें जो है कलयुग से संबंधित है, और इसमें जो है पवित्रता और दान की बात की गई है। किसमें? पाराशर स्मृति में पवित्रता और दान की बात की गई है। ठीक, स्मृतियों में न्यायिक प्रक्रिया के लिए किसका प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है? तो आप देखें न्यायिक प्रक्रिया के लिए किसका प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है स्मृतियों में? तो स्मृतियों में अपराध और दंड के नियम भी है, संपत्ति के विवादों का समाधान भी है, न्यायालय के कर्तव्य है, सभी चीजों का वर्णन हमें जो है न्यायिक प्रक्रिया के रूप में स्मृतियों में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 21 क्वेश्चन है, कात्यायन स्मृति में न्यायालय और दंड की प्रक्रिया के कौन से पहलू विस्तृत रूप से वर्णित है? तो कात्यायन जो है स्मृति है उसमें न्यायालय और दंड प्रक्रिया कि कौन से पहलू जो है विस्तृत रूप से वर्णित है। तो न्यायाधीशों को कर्तव्य भी है कात्यायन में, कानून विवादों का समाधान है और अपराध दंड का निर्धारण। तो ये तीनों चीजें जो है हमें दिखाई देती हैं कात्यायन स्मृति के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, है ना, स्टार बनाइए, ये इंफॉर्मेशन याद रखिए कात्यायन स्मृति के संबंध में। ठीक, नारद स्मृति में संपत्ति के विवादों को हल करने के लिए कौन से नियम दिए गए हैं? तो नारद स्मृति में आप देखें संपत्ति के विवादों को हल करने के लिए जो है वो राजा के निर्णय के अनुसार संपत्ति का विवाद सॉल्व होगा नहीं, पंचों के द्वारा होगा, धार्मिक नेताओं की सलाह पे होगा नहीं, न्यायालयों के अनुसार जो है नारद स्मृति न्याय पर बल देती है और कहती है न्यायालय के अनुसार ही जो है संपत्ति के विवादों का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी, न्यायालय के अनुसार। मनुस्मृति में किस वर्ण के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है? तो मनुस्मृति में इन दिए गए वर्णों में तीनों का उल्लेख मिलता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी कि सभी वर्णों का मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, कौन सी स्मृति समाज में जातियों के अधिकार और कर्तव्यों का सबसे विस्तृत वर्णन करती है? तो हमें मनुस्मृति जो है जातियों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन करते हुए दिखाई देती है, ये दी गई स्मृतियों में। समकालीन समय में स्मृतियों की आलोचना का मुख्य कारण क्या है? तो आप देखें स्मृतियों की आलोचना का मुख्य कारण जो हमें देखने को मिलता है कि वो पुरुष के अधिकारों पर अधिक बल देते दिखाई देते हैं। उन्होंने जो धार्मिक अनुष्ठान है उनमें कठिनाई भी उत्पन्न की है निश्चित तौर पे, और जाति के विभाजन को भी बल दिया है। तो सभी जो है वो हमें स्मृतियों के संबंध में चुनौती के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी, सभी उत्तर सही है। पाराशर स्मृति में किस सामाजिक पहलू पर विशेष जोर दिया गया है? तो पाराशर स्मृति जो है उसमें कलयुग से संबंधित स्मृति है, और हमने अभी बात की थी इसमें दान और पवित्रता पर विशेष बल दिया गया है। पाराशर स्मृति जो है दान और पवित्रता से विशेष रूप से संबंधित है। ठीक है, स्मृतियों के जीवन में 4 आश्रमों में वर्णन किया गया, ये गलत क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, है ना, इसको, है ना। अब ये इसमें आपको इनको मैच करना है। ठीक है, तो मनुस्मृति धार्मिक अनुष्ठान और आचार विचार, याज्ञवल्क्य, सारी स्मृतियां दी हैं और इसमें किसमें किसका जिक्र है? तो वर्ण और जाति व्यवस्था का जो जिक्र है वो मनुस्मृति में देखने को मिलता है, तो ए का हो जाएगा 4। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो जो है हमें इसमें हम देखें विष्णु स्मृति की बात करें पहले, विष्णु स्मृति जो है हमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से संबंधित दिखाई देती है। ठीक है, और जो नारद स्मृति है वो न्यायिक मामलों से संबंधित है, और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है धार्मिक अनुष्ठान और आचार विचार से संबंधित है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4, ठीक है, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये देखिए, किस आश्रम में व्यक्ति को परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का पालन करने का निर्देश दे? तो व्यक्ति जो है किस आश्रम में परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप, गृहस्थ आश्रम में ऐसा करता हुआ दिखाई देता है व्यक्ति। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य में तो ज्ञान प्राप्त करता है, गृहस्थ में परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, वानप्रस्थ में वन में जाकर ज्ञान को प्राप्त करता है, और संन्यास में सब चीजों को छोड़कर अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाता है। स्मृतियों में ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या उद्देश्य है? ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या है भाई? अभी बताया मैंने आपको, व्यापार में लग जाना नहीं, अध्ययन और गुरुओं के साथ शिक्षा को प्राप्त करना, बिल्कुल शिक्षा प्राप्त करना ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य है। ठीक, नारद स्मृति में संपत्ति विवादों के समाधान का कौन सा तरीका बताएगा? तो नारद स्मृति में संपत्ति के विवादों का समाधान करने के लिए संपत्ति के विवाद है वो न्यायालय के अनुसार सॉल्व होंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो सकता है किसी सिविल सर्विस में फिर से आया हो। ठीक है, इसलिए डबल से आ गया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्तियों के स्मृतियों के उत्तराधिकार के संबंध में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो जो हम
पिता के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है उस संबंध में स्मृतियां क्या कहती है इसके बारे में देखिए। केवल पुत्रों को संपत्ति मिलती है, महिलाओं को भी संपत्ति के अधिकार दिया गया है। संपत्ति का बंटवारा राजा के निर्णय पर निर्भर है, बिल्कुल भी नहीं। संपत्ति केवल धर्म के नाम पर दान की जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो केवल पुत्रों को संपत्ति मिलती थी, तो निश्चित तौर पर जो है पुराने समय में जो है केवल पुरुषों को हुई संपत्ति का राइट था, पुरुषों को ही संपत्ति मिलती थी। लेकिन कहीं कहीं हमें महिलाओं को संपत्ति भी दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो इसका होगा ए। मनुस्मृति में महिलाओं के सामाजिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन चुनना है किसमें? महिलाओं के सामाजिक अधिकारों के संबंध में सत्य कथन। तो महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार थे? नहीं। महिलाओं के अधिकार सीमित किए गए थे? बिल्कुल ठीक है। महिलाओं के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को संपत्ति में पूर्ण अधिकार था? बिल्कुल भी नहीं था। आंसर हो जाएगा इसको ए, कि महिलाओं को सीमित अधिकार दिए गए थे मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। स्मृतियों में धर्म के पालन के लिए कौन से प्रमुख नियम दिए गए थे? तो स्मृतियों में धर्म के पालन के लिए जो है वो आपको व्यापार और धन संग्रह करना नहीं, युद्ध और विजय करना है, दान और सेवा करना है नहीं, यज्ञ करना है, अध्ययन करना है और तपस्या करना है, तभी आप जो है धर्म का पालन कर पाएंगे। तो धर्म के पालन के लिए यज्ञ, तपस्या और अध्ययन को जो है, ज्ञान को जो है महत्व दिया गया है स्मृतियों में। ठीक है, किस स्मृति में राजा और न्यायपालिका के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है? तो यहां आप देखेंगे कि न्यायपालिका और राजा के कर्तव्यों को जो है हमें वो कात्यायन स्मृति में बताया गया है। किसमें? कात्यायन स्मृति में विशेष रूप से बताया गया है। तो आंसर होगा इसका ए। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा के न्यायिक कर्तव्यों में कौन सा प्रमुख कार्य बताया गया है? तो राजा के कर्तव्यों में देखें तो कौन सा कार्य है राजा का कर्तव्य? युद्ध और विजय, ये राजा का न्यायिक कर्तव्य नहीं है। अपराधों के लिए दंड देना, सामाजिक अनुष्ठानों का नेतृत्व, सामाजिक सुधार और न्याय की स्थापना करना, ये डी। सामाजिक सुधार करना और न्याय की स्थापना करना ये न्यायिक कर्तव्य है राजा का। और ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें दिया हुआ है। तो आंसर होगा इसका डी। अगला है पारसर स्मृति में कलयुग के लिए किस धार्मिक क्रिया पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो पारसर स्मृति कलयुग से संबंधित है और यहां दान पर सबसे अधिक बल दिया गया है। किस पे? दान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, दान। आंसर होगा इसका बी। मनुस्मृति में जाति के लिए निर्धारित कर्तव्य में से कौन सा वर्ण निम्नलिखित में से समाज की रक्षा और शस्त्र विद्या के लिए जिम्मेदार है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है ना। तो समाज की रक्षा और शस्त्र विद्या के लिए कौन है? क्षत्रिय जिम्मेदार है। ठीक है, मनुस्मृति में देखने को मिलता है। 39 का बी। स्मृतियों का उल्लेख और उनके विषयों को मिलाइए। तो मनुस्मृति में क्या बात की गई है, इनको मैच करना है हमें। ठीक है, तो आप देखें पारसर स्मृति में जो है कलयुग के नियम दिए गए हैं। नारद स्मृति में जो है न्यायिक मामलों का विवरण दिया गया है। याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है वो हमें न्याय और विधि की बात करते हुए दिखाई देती है। और मनुस्मृति में जो सामाजिक और धार्मिक नियम बताए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्मृतियों को उनके संबंधित प्रमुख विषयों से मिलाइए। फिर स्मृतियां हैं और उनके विषय हैं, तो कौन सी स्मृति किस विषय से संबंधित है? देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं, आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट भी लग रहे हो, लेकिन इसी बहाने आपका जो है एक रिवीजन हो जाएगा इसी में। और ये जो क्वेश्चन रिपीट इसलिए है क्योंकि उसी नॉलेज से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न सिविल सर्विस में। तो हमने कोशिश की कि सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ समाहित किया जाए। तो जैसे विष्णु स्मृति की बात है, तो विष्णु स्मृति का जो संबंध है वो किससे है? नारद का किससे है? तो नारद का जो है वो न्यायिक कर्तव्यों से है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, विष्णु स्मृति जो है वो हमें सामाजिक न्याय, धार्मिक और सामाजिक न्याय की हमें बात करती हुई दिखाई देती है। कात्यायन जो स्मृति है उसमें जो है, और याज्ञवल्क्य स्मृति, तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है हमें वो धार्मिक कर्तव्य से संबंधित दिखाई देती है। याज्ञवल्क्य, एक सेकेंड, जो हमें नहीं, फिर से हम थोड़ा सा करते हैं इसको ना, एक मिनट, इसमें करते हैं। जो विष्णु स्मृति है जो वो हमें सामाजिक न्याय से संबंधित दिखाई देती है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो हमें धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित दिखाई देती है। नारद स्मृति जो है न्याय से संबंधित दिखाई देती है। और कात्यायन स्मृति जो है, यहां फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। विष्णु स्मृति
एक मिनट, ठीक है। विष्णु स्मृति धार्मिक और सामाजिक न्याय, नारद स्मृति न्यायिक कर्तव्य, कात्यायन स्मृति जो है वो धार्मिक कर्तव्य से संबंधित है, यहाँ राजा और धर्म कर्तव्य बताए गए हैं, और याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो संपत्ति के विवादों से संबंधित है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये है जो हमारे जो है स्मृतियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।